हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को 22 दिन में जो है डीएलएड और प्री बीएड का एग्जाम कैसे देना है, आप लोगों को किस प्रकार से क्रैक करना है एग्जाम को और 65+ स्कोर कैसे लाना है, मैंने सारी बातों को उसमें समझाया है और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया है। तो एक बार ना दोस्तों उस वीडियो को जाकर जरूर देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है हम लोग शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए शिक्षण अभिरुचि है क्या इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि मतलब कि एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया अब से आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, जब आप लोगों ने डीएलएड और बीएड करने के बारे में सोच लिया है। तो है ना, मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों, क्योंकि हम लोग पूरा सीटेट, सीजीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी में भी जुटेंगे और लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताता रहूंगा। तो देखो शिक्षण अभिरुचि क्या है ना, टीचिंग इंटरेस्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षा या व्यक्ति पढ़ाने के कार्य में उसकी रुचि कितनी है। ठीक है, एक शिक्षक आप बनना क्यों चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना, आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगता है, उनको सिखाने में और उनके साथ सीखने में, है ना। या सिर्फ दो तरीके से टीचर होते, एक पहले बताया उस तरीके से, दूसरा होता है कि बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, शिक्षक भर्ती हम लोगों को क्लियर करना है और गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सिर्फ सैलरी हम लोगों को आना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पे शिक्षक भी होता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग डीएलएड या बीएड का एग्जाम क्यों दे रहे हो, सिर्फ डिग्री के लिए या सिर्फ आप जो है एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो इसलिए, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके पूरे करियर के लिए। ठीक है, अब देखो शिक्षा या व्यक्ति पढ़ाने के कार्य में रुचि, लगाव और उत्साह होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जिस व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाना, समझाना और शिक्षा देना अच्छा लगता है उसमें शिक्षण अभिरुचि पाई जाती है। याद रखना, मैंने अभी आप लोगों को बताया बढ़िया बेसिक छोटे छोटे तरीकों से और नए नए इंटरेस्ट तरीकों से मैं आप लोगों को हर एक बातों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं परिभाषा, है ना। शिक्षण अभिरुचि की परिभाषा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बढ़िया छोटा पॉइंट है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो। देखो शिक्षण कार्य के प्रति व्यक्ति की रुचि, लगाव एवं सकारात्मक भावना को शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। परिभाषा पूछेगा नहीं, लेकिन शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे जो है चिंतन शैली के ऊपर, आपके चिंतन और मनन करने के ऊपर जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को मिलाकर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाया हूं। 10 क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे पहले, लेकिन इन सभी चीजों को पढ़ना है क्योंकि हम लोगों को एक फाउंडेशन तैयार करना है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू में जाएंगे। ठीक है, तो देखो शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। अब देखो सरल भाषा में क्या है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाने के कार्य में रुचि होना, वही है शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, अब देखो उद्देश्य क्या है शिक्षण अभिरुचि का, यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षा देना। ठीक है, और विद्यार्थियों को आप जो है प्रभावी शिक्षा किस प्रकार से दे पाओगे, जब आपको जो है खुद इंटरेस्ट हो पढ़ने में, पढ़ाने में और नए चीज को सीखने में। ठीक है, अब देखो पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना है। और वो कैसे होगा, आपके पढ़ाने के कौशल से, आपके नए नए तरीके से, आपके खेल विधि से, विज्ञान विधि से, है ना, तभी जो है बच्चे का पढ़ाई में मन यहाँ पे लगेगा बस। ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना,
आप एक शिक्षक हो, एक मार्गदर्शक हो, एक फैसिलिटर हो वहां पे, और एक छात्र जो है मिट्टी के समान होता है और उससे एक शिक्षक जो है मूर्त बनाएगा, बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कौन करेगा यहाँ पे? एक शिक्षक। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, सीखने का अच्छा वातावरण बनाना, सीखने का एक अच्छा वातावरण कौन बनाएगा? यहाँ पे एक शिक्षक बनाएगा सीखने का अच्छा वातावरण। और किस प्रकार से बनाएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, या डीएलएड कर रहे हैं तो पहली से 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाएंगे, और बीएड करोगे तो 6वीं से लेके पूरा 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे। तो किस प्रकार से आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे, ये उनकी आयु के ऊपर निर्भर करता है, जो मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, तो छोटे बच्चों को जो है आप लोग व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते, खेल खेल के माध्यम से, जो बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की जो मानसिक जो क्षमता होती है ना दोस्तों, अलग होती है। ठीक है, तो हमको हर एक बच्चे को पहचानना है। मैं हर एक बातों को आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखो, शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ पे बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, और वो कब होगा? जब आप जो है इंटरेस्ट लोगे, रुचि लोगे, किसके प्रति? शिक्षा के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, हर एक चीजों को। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य। अब देखो यहाँ पे विशेषता, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? विशेषता। तो देखो, पहला पॉइंट है पढ़ाने में रुचि। एक शिक्षक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाने में ही रुचि लेगा। अगर बच्चों को पढ़ाने में आपको रुचि ही नहीं है तो आप एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे क्या? नहीं। 2026 में अगर आप लोगों को शिक्षक भर्ती चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अभी शिक्षक भर्ती बहुत ज्यादा लेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 साल से लगभग वैकेंसी नहीं आई है। तो अब आप लोग सोच लो कि जो है, अगर इंटरव्यू बेस पर छत्तीसगढ़ पे भी शिक्षक भर्ती को अगर लागू कर दिया गया तो आप लोग क्या उसे पास कर पाओगे? क्योंकि वहां पे जो है सिर्फ आपकी व्यक्तित्व को देखा जाएगा कि आप लोग बच्चों को पढ़ाने लायक हो या नहीं। तो देखो, समझ में आना, पढ़ाने में रुचि, शिक्षक मन लगाकर पढ़ाता है। अब देखो, सेकंड पॉइंट यहाँ पे विद्यार्थियों के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम होना चाहिए, बच्चों को समझाता और उनकी मदद करता है एक शिक्षक, है ना। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? और धैर्यशील होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? छात्रों को बार बार समझाने में धैर्य रखना है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, बार बार क्वेश्चन करते हैं, हर छोटे छोटे चीजों को पूछते रहते हैं। तो आपके अंदर जो है धैर्य, उनको उनके ऊपर भड़कना नहीं है या उनको डांटना नहीं है। उनकी प्रवृत्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, उनको हमको समझना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनको हमको आंसर देना है। ठीक है, ताकि उनको सरल शब्दों में समझ में आ सके। और वो कब होगा? जब आपका व्यवहार सरल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना दोस्तों? तो चलिए देखो, सकारात्मक सोच, छात्रों को प्रेरित करना। एक शिक्षक को जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए, है ना। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग लेकर चलना पड़ता है। एक टीचर एक बेस्ट एक्टर होता है वहां पे। ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो चलिए देखते हैं, जिम्मेदारी की भावना। शिक्षक के अंदर जो है ना दोस्तों, जिम्मेदारी की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जो है सभी विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, अगर एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन नहीं करेगा तो पूरा समाज भटक जाता है ना। तो देखो, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग, एक शिक्षक को जो है नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए, तभी जो है वो नए नए तरीकों से और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बच्चों को सिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चौथा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम लोग, महत्व, है ना। महत्व क्या है शिक्षण अभिरुचि का? शिक्षा को प्रभावी बनाती है, शिक्षा को प्रभावी बनाती है, विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को बढ़ाती है। ठीक है, कक्षा का वातावरण अच्छा बनाता है, शिक्षक और छात्र संबंध मजबूत करता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में यहाँ पे सहायता करता है। ये सारी जो टॉपिक है ना, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, इस कारण से मैंने इन सभी टॉपिक को यहाँ पर लिया हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 5वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या कहता है ना, सकारात्मक शिक्षण अभिरुचि।
सकारात्मक शिक्षण अभिरुचि क्या है? अब देखो, जब शिक्षक उत्साह से पढ़ाता और बच्चे के विकास पर ध्यान देता है, उसे हम लोग जो है सकारात्मक शिक्षण विधि कहते हैं। कैसे सकारात्मक? मैंने अभी आप लोगों को बताया, शिक्षक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक जो है स्कूल जाता है या गवर्नमेंट जॉब करता है शिक्षक में सिर्फ सैलरी पाने के लिए, और एक जो शिक्षक होता है उसको सच में इंटरेस्ट होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए और नई नई क्रिएटिविटी करने के लिए। ठीक है, तो दो प्रकार से, एक होता है सकारात्मक शिक्षण और एक होता है नकारात्मक शिक्षण अभिरुचि। अब देखो, जब शिक्षक केवल औपचारिकता के लिए पढ़ाता है, सिर्फ औपचारिकता के लिए, बस यार मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करना है, सरकार को जवाब देना है या फिर प्रिंसिपल को जवाब देना है, प्राइवेट कॉलेज में हो तो, या डीओ बीओ को मुझे जवाब देना है, हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया है और लिख कर भेज दो, और उसके बाद पेपर बस आप लोग कंडक्ट करवा सकते हो, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षण अभिरुचि आप लोगों को समझ में आ गया ना दोस्तों? तो अब आप डिसाइड करो कि आपको किस प्रकार का शिक्षक यहाँ पे बनना है ना? और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग सच में जो है डीएलएड में शिक्षक बनने के लिए आ रहे हो कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखो हमारा छठवां पॉइंट क्या है यहाँ पे? छठवां पॉइंट, शिक्षण अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक आखिर कौन कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण, है ना? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शिक्षण अभिरुचि को जो है बच्चे के और एक शिक्षक के दोनों को प्रभावित करता है ना? तो हम लोगों को प्रोफेशनल और जो है अपना पर्सनल लाइफ को दोनों को अलग अलग लेकर चलना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे विद्यालय का वातावरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रशिक्षण डीएलएड बीएड, है ना? जब आप लोग डीएलएड या बीएड करोगे तो आप लोग टीचिंग के लिए जाओगे, और जब आप एक शिक्षक बन जाओगे ना, तब भी आप लोगों की जो है वहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रशिक्षण लगाया जाता है और बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है सारी चीजों को बताया जाता है। बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है ना? बच्चों के अध्याय में जैसे कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक होता है, उनको सिखाना कैसे है, सारी चीजों को हम लोगों को बताना होता है। अब देखो, सामाजिक सम्मान, एक शिक्षक को जो है सामाजिक सम्मान होना बहुत जरूरी है मोटिवेशन के रूप में, क्योंकि एक शिक्षक जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, वेतन एवं सुविधा भी होना चाहिए, एक माध्यम होता है उनके मोटिवेशन के लिए। ठीक है, वेतन, एक अच्छा उनको सैलरी मिलना चाहिए, तभी जो है बच्चों के प्रति उनकी रुचि पढ़ाने में और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ जाएगी उनको। ठीक है, व्यक्तिगत रुचि होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पढ़ाने में रुचि ही नहीं है तो सिर्फ आप लोग सैलरी पाने के लिए ही शिक्षक बन रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारा सातवां पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सातवां पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, शिक्षण अभिरुचि विकसित करने के उपाय, है ना? शिक्षण अभिरुचि आप लोग कैसे अपने अंदर जो है विकसित कर पाओगे, या अगर आप एक टीचर हो तो दूसरे व्यक्ति में कैसे यहाँ पे विकसित कर पाओगे, ये जानना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, जहां पे शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा रहा है जिस व्यक्ति में, है ना, तो वो किसके माध्यम से होगा? प्रशिक्षण के माध्यम से। और आप जब टीचर बन जाओगे या आप डीएलएड या बीएड में जाओगे तो आप लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, आपके बड़े या सीनियर के माध्यम से। अब देखो, नई शिक्षण तकनीकों का उपयोग, पहले जो है व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया जाता था, उससे पहले चाक में पढ़ाया जाता था, फिर मार्कर में, और अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड में। तो नई तकनीक हुआ ना। अब देखो, विद्यार्थियों से अच्छा संबंध बनाना, और ये कब होगा? जब आपका व्यवहार सरल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करना, और कब होगा? जब अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहोगे, है ना? बच्चे के पेरेंट्स जो है आपसे खुश हो जाएंगे। इस कारण से जो है आपके अंदर जो है शिक्षण अभिरुचि डेवलप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा आठवां पॉइंट क्या कहता है, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति में अंतर क्या है। देखो, रुचियां लगाओ शिक्षण अभिरुचि में और शिक्षण अभिवृत्ति में मानसिक दृष्टिकोण निर्भर करता है। पढ़ाने की इच्छा, पढ़ाने के प्रति सोच, दोनों से जो है क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। भावना आधारित, विचार आधारित,
व्यवहार को प्रभावित करती है, निर्णय को प्रभावित करती है। एक होता है आपका एप्टीट्यूड और एक होता है आपका एटीट्यूड, है ना। आपका एटीट्यूड कैसा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों, और आपका एप्टीट्यूड कैसा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। दोनों का संगम बना के आप लोगों को कैसे चलना है और बच्चों को कैसे सिखाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। ठीक है, इतना तो जान लिए सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप। अब हम निकालते हैं निष्कर्ष को, है ना। तो देखो, शिक्षण अभिरुचि एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है ना। जिस शिक्षक में पढ़ाने की रुचि होती है, मैंने सारी बातों आप लोगों को समझाया, वह विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। दोस्तों इतना समझ में आया। अच्छा शिक्षक सुंदर भविष्य की कुंजी होती है। आशा करता हूं शिक्षण अभिरुचि क्या होता है सारी बातों को मैंने समझा दिया। इससे बाहर जो है आप लोगों को टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है आपके चिंतन शैली के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम लोग जो है 10 MCQ क्वेश्चन करेंगे। वो जो है पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है और जो है अभी मैंने नया क्वेश्चन बनाया है उस पर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों याद रखने बातें क्या है यहाँ पे, रुचि, प्रेरणा, प्रेरणा और उत्साह, उत्साह से अच्छा शिक्षण से उज्जवल भविष्य किसका होगा यहाँ पे, बच्चों का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक आदर्श शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों एक आदर्श शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होता है। दोस्तों मैंने आंसर दे दिया है यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे दिया हूँ। PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए दिया हूं ताकि आप लोग जो है आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए कहीं भटको मत। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम नहीं है। ठीक है, अब देखो, कठोर अनुशासन बनाना, क्या आप जो है कठोर अनुशासन बनाकर किसी बच्चे को सिखा सकते हो क्या वो बच्चा जो है आपके प्रति प्रेम रखेगा क्या, सम्मान की भावना रखेगा क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन हम लोग काट देंगे क्योंकि ये गलत है। नेगेटिव वर्ड है कठोर अनुशासन, मतलब नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हल करना है सारी बातों को बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है आदर्श शिक्षक का गुण। ठीक है, आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों को भयभीत करना मतलब नेगेटिव वर्ड है, काट दो। विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करना, ये वर्ड जो है सर्वांगीण विकास पॉजिटिव वर्ड में आता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। अब देखो, केवल परीक्षण, तो जहां पे केवल वर्ड आ गया ना वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कर जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो विस्तृत व्याख्या क्या कहता है। ठीक है, अगर हम इसका पूरा विस्तृत व्याख्या करें तो क्या होगा आंसर, एक आदर्श शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं रखता है ना बेटा, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देता है। याद रखना दोस्तों सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते हुए चलना। मैंने इसीलिए जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन साथ में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बनाना है ना। इससे जो है डायरेक्ट एक और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि हम लोग जो है एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। विकल्प फर्स्ट गलत है क्योंकि अत्यधिक कठोरता बच्चों को भय उत्पन्न करता है, इस कारण से काट दिया। गलत है क्योंकि डर के वातावरण में सिखाना प्रभावी होता है। ऑप्शन गलत क्यों है, ऑप्शन सही क्यों है, सारी बातों को मैं लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। अब देखो गलत है क्योंकि केवल अंक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नहीं है ना, इसलिए सर्वांगीण विकास ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण का आधार होता है। आशा करता हूं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोगों को एक आइडिया हुआ होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर, चलिए कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बताइए कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा।
पाठ्यक्रम पूरा कराना, अभी मैंने बताया है ना, सकारात्मक शिक्षण और नकारात्मक शिक्षण क्या होता है। बच्चों को दंड देना नेगेटिव वर्ड। पाठ्यक्रम सिर्फ पूरा कराना, यही फोकस होगा क्या, सिलेबस कंप्लीट कर दो, बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे कोई मतलब नहीं, ऐसा होगा क्या, नहीं, मतलब ये भी नेगेटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ये पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं। आंसर क्या पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य, मतलब ये भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर, ये होगा हमारा आंसर मिल गया। केवल देखो जैसे केवल वर्ड आ गया ना तो इसको देखते ही काट देना दोस्तों, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है और हमेशा आंसर गलत ही होगा, ठीक है। अब देखो सही उत्तर सी है हमारा। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं और ऑप्शन गलत क्यों है, सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करना है। क्या विकसित करना है, सीखने की क्षमता विकसित करना है। शिक्षक का कार्य केवल अध्याय खत्म करना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी पूरे तरीके से हर एक टॉपिक को वहां पे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, है ना, और वास्तव में हर एक चीजों को, टॉपिक के बारीकों को वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये जानना भी तो जरूरी है ना, इस कारण से, ठीक है। तो देखो प्रभावी शिक्षण में उदाहरण, गतिविधियां, प्रश्नोत्तर और सहभागिता शामिल होती है। पहले अब देखो मैंने पहले पूरा फाउंडेशन तैयार किया आप लोगों का, और अभी जो है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया ना, पहले हम लोगों ने गतिविधि किया, फिर अभी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, और आप लोग जो है सहभागिता मतलब भाग ले रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छे शिक्षण का यहाँ पे माध्यम बनता है, ठीक है। अब देखो इसलिए वास्तविक शिक्षण वो है जिसमें अधिगम प्रभावी हो, मतलब अधिगम मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो अधिक हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले आपके पढ़ाने के तरीके में, ठीक है। इतना समझ में आया ना, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे अधिक प्रभावी, याद रखना यहाँ पे पूछा गया एक बालक जो है सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कब सीखता है। अब पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे ढूंढना है, दंड से सीखेगा क्या, मैंने पहले ही बताया दंड मतलब नेगेटिव वर्ड काट दो, रटना भी नेगेटिव वर्ड है काट दो, करके सीखने से करके सीखना मतलब पॉजिटिव वर्ड है, राइट आंसर होगा। डर के वातावरण से हम लोगों ने पढ़ा वातावरण जो है हमें सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। नकारात्मक वातावरण हमें तैयार नहीं करना है, उसमें बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो डर के वातावरण में मतलब यहाँ ये भी जो आंसर होगा वो गलत होगा, इसको भी हम लोग काट देंगे। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, इसको हम लोग डिटेल में आप लोग जब सीटेट सीजीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी करोगे ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, सिद्धांत के अनुसार बच्चा तब सबसे अधिक सीखता है जब वह स्वयं गतिविधि करता है, ठीक है। जब और वो बच्चा स्वयं गतिविधि कब करेगा, जब आपके पढ़ाने की जो शैली है ना, पढ़ाने की शैली अच्छी है, पॉजिटिविटी में है, वातावरण जो है आप लोग बच्चे को अच्छे तरीके से दे रहे हो, मजाक में खेल में आप पढ़ा रहे हो, तभी जो है बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेगा और आपके क्लास में एंगेज रहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो उदाहरण के तौर पर विज्ञान प्रयोग करना, मानचित्र बनाना, मॉडल तैयार करना, समूह गतिविधि करना, मैंने आप लोगों को बताया खेल में विज्ञान प्रयोग करना, मानचित्र बनाना, आप लोग चार्ट पेपर बना कर दोगे, ये सारी जो है बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। ऐसी गतिविधियां बच्चों में अनुभव आधारित अधिगम विकसित करती है। रटना अस्थायी ज्ञान है, काट दो, ठीक है। डर एवं दंड सीखने की गतिविधि कम कर देता है, काट दो, इसलिए क्रियात्मक अधिगम सबसे प्रभावी माना जाता है। समझ में आया, क्रियात्मक अधिगम जो है सबसे प्रभावी क्यों माना जाता है, समझ में आया ना दोस्तों। याद रखना क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया है, इस कारण से जो है मैंने यहाँ पे आंसर आप लोगों के सामने डिटेल में ला के रखा हूं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आपका सीटेट हो, सीजीटेट हो या फिर आपका शिक्षक भर्ती हो। क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा मतलब समान रूप से सभी बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चे को, है ना, और चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो,
समान शिक्षा देना एक क्लासरूम में बैठा के। ठीक है, याद रखना दोस्तों, है ना। अब देखो यहाँ पे केवल वर्ड दिख रहा है ना, काट दो, गलत है। सभी बच्चों को साथ लेकर शिक्षा देना, मैंने बताया ना अभी, सभी बच्चों को साथ लेकर। प्रश्न में आपका आंसर छुपा हुआ था। ठीक है, अब देखो केवल, केवल फिर लिखा हुआ है, काट दो। ग्रामीण बच्चों को सिर्फ ग्रामीण बोला गया है, इसलिए काट दो। तो हम लोगों को ग्रामीण हो, शहरी हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, हम लोगों को उनको शिक्षा वहां पे देना है। ठीक है, अब देखो सही उत्तर आप लोगों को मिल गया ना, सभी बच्चों को साथ लेकर शिक्षा देना है। समझ में आया? व्याख्या देखते हैं दोस्तों। समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग के, दिव्यांग बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे। ठीक है, इतना आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो, एक साथ समान अवसर प्राप्त करते हैं, इसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भेदभाव समाप्त करना है और समानता स्थापित करना है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन के बराबर है। इसलिए मैं जो हूं आप लोगों के सामने व्याख्या सहित लाया हूं हर एक बातों को। इसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना और समानता स्थापित करना है। हर बच्चा सीख सकता है, यही समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है ना। याद रखना, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? हर बच्चा सीख सकता है, किसी भी बच्चों के साथ हमको भेदभाव नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको क्लीन करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हमारा। 5वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चलिए ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? कौन होता है शिक्षण अधिगम, है ना। तो शिक्षण अधिगम का प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक। अब देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब शिक्षण अधिगम मतलब सीखना, प्रक्रिया केंद्र बिंदु कौन है? बच्चा ही है ना। प्रधानाचार्य होगा क्या? नहीं। शिक्षक होगा क्या? नहीं। विद्यार्थी होगा। कौन होगा? विद्यार्थी, क्योंकि हम तो सिखा रहे हैं विद्यार्थी को, है ना। बालक या बालिका को सिखा रहे, उसका भविष्य का निर्माण करना है, शिक्षक का नहीं, या प्रधानाचार्य का नहीं, या उनके अभिभावक का नहीं, बच्चे का हमको निर्माण करना है, भविष्य, है ना। तो केंद्र बिंदु यहाँ पे कौन होगा दोस्तों? आपका विद्यार्थी। कौन होगा यहाँ पे? आपका बालक, है ना। बालक हो या बालक व बालिका, ठीक है, बालक व बालिका होंगे, है ना। अब देखो सही उत्तर क्या है? विद्यार्थी। यहाँ पर विस्तृत व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित मानी जाती है। आधुनिक शिक्षा में, है ना, क्या मानी जाती है? बाल केंद्रित मानी जाती है। और बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है? जिसमें बच्चे को महत्व दिया जाता है ना, बच्चे को महत्व दिया जाता है। अर्थ है कि शिक्षण बच्चों की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार होना चाहिए। उनकी मानसिक आयु और शारीरिक आयु के अनुसार ही जो है बच्चों को शिक्षण देना चाहिए। उनका जो लेवल है विषय को बांटने का, पाठ्यक्रम को बांटने का, किस उम्र में क्या सीख सकता है, हर एक चीजों को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जबकि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। यहाँ पे याद रखना, एक क्वेश्चन बनाया जाता है, शिक्षक का कार्य क्या है? केवल और केवल मार्गदर्शक के रूप में। केवल और केवल किस रूप में? मार्गदर्शक के रूप में। अब देखो, पुरानी शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। पुरानी जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी। हम लोग के जमाने में जो है शिक्षा जो है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शिक्षक केंद्रित था। आप लोग जो है कितने लोग जो है रूल में मार खाए हो, दंड पाए हो, लेकिन अभी जो है आप लोग किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, है ना, कानूनी अपराध है। अब देखो, नई शिक्षा बाल केंद्रित है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कौन है? बालक और बालिका दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को सारी चीजें अगर समझ में आ रही होंगी और क्लास जो है मजेदार लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं आप लोग इतनी मेहनत से जो है पीपीटी और पावर पॉइंट बनाकर लाया हूँ। थोड़ा सा बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जबान लड़खड़ा रही है मेरे, ऐसे फड़फड़ा रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 6वें नंबर क्वेश्चन पर।
ठीक है, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई छात्र बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। अब देखो, आप लोग क्या बच्चे को डांट दोगे, है ना, लिखा है क्या उसमें, हाँ, उसे डांटेंगे या उसे अनदेखा करेंगे, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें, कक्षा से बाहर निकाल देंगे। अब बताओ मुझे, आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर देना। हम लोगों को जो है बच्चे के हित में जाकर यहाँ पे जाना है, तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बस इतना याद रखना, बच्चे के हित में जाके हम लोगों को सोचना है। ठीक है, हम लोगों को उसे डांटना नहीं है, उसे अनदेखा नहीं करना है, कक्षा से बाहर हमें उनको नहीं निकालना है, उसकी जिज्ञासा को हम लोगों को प्रोत्साहित करना है। इतना समझ में आया ना दोस्तों। तो चलिए, उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। व्याख्या देखते हैं, प्रश्न पूछना सीखने का संकेत है। प्रश्न पूछना क्या है, सीखने का संकेत है। वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो वो सीखेगा कैसे बच्चा, उसके माइंड में जो है चिंतन शैली विकसित ही नहीं होगी। जिज्ञासु छात्र अधिक सक्रिय अधिगम करते हैं। ठीक है, अच्छा शिक्षक कौन है, प्रश्नों का स्वागत करता है, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। याद रखना, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर एक पॉइंट जो है आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, चर्चा आधारित वातावरण बनाता है ना, मजाक मजाक में बच्चों को सिखाता है। यदि शिक्षक प्रश्न पूछने पर रोक लगाए तो बच्चों की रचनात्मकता कम हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना कि बच्चे अगर प्रश्न कर रहे हैं मतलब आपका क्लास इंटरेस्टिंग है, आपकी पढ़ाने की जो शैली है वो मजेदार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिज्ञासा ही ज्ञान का यहाँ पे आधार है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से बच्चों को डांटना नहीं है, ना रोकना टोकना नहीं है। ठीक है, उनको प्रश्न करने देना है, आपके अंदर जो है वो धैर्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको क्लीन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आप लोग शिक्षक तो बन गए हो, बनने जा रहे हो या बन गए हो। ठीक है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, चलिए बताइए मुझे। नौकरी दिलाना, मैंने पहले बताया, नौकरी दिलाना नेगेटिव आंसर। परीक्षा पास कराना नेगेटिव आंसर। व्यक्तित्व का विकास करना, इसको भी हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसमें पढ़ाया व्यक्तित्व का विकास करना, है ना। याद रखना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना। जब तक एक बालक का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण वहां पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अनुशासन बनाना, ये भी नेगेटिव है तो इसको भी हम लोग काट देंगे। अब देखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण विकसित करना है। ठीक है, देखो व्यक्तित्व विकास में शामिल क्या क्या है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नैतिकता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक व्यवहार, निर्णय क्षमता, है ना। ये सारी जो पॉइंट है ना, आप लोग याद रखना, एमपी है। ठीक है, अब देखो, शिक्षा मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है ना। इसलिए हम लोग जो है हर एक चीजों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। नैतिक विकास को भी शिक्षण अभिरुचि में इसीलिए शामिल किया गया है। आशा करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होगा, है ना, मूल्यांकन का। अब देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को डराना है क्या, मूल्यांकन का अर्थ क्या है ना, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, यहाँ पे एग्जाम लेना या टेस्ट लेना। तो आप लोग बच्चों को डराओगे क्या टेस्ट लेके, नहीं ना। त्रुटियां ढूंढना, सीखने के प्रति जानना या दंड देना, ये सारी चीजें नेगेटिव। त्रुटियां ढूंढना ये भी नेगेटिव, बच्चों को डराना ये भी नेगेटिव। तो क्या है, सीखने के प्रति जानना, है ना, ये हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। क्यों है, मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मैंने आप लोगों को बताया, पिछले क्लास मेरा अटेंड करना, जो आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट दिलाओगे, है ना, कहाँ गलती कर रहे हो उसका आप लोग जो है नोट डाउन करना, कॉपी बनाना और बार बार प्रैक्टिस करना, है ना। वही है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक अच्छे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो है एक अच्छे मूल्यांकन आखिर है क्या, है ना। अच्छा मूल्यांकन क्या है, निरंतर होता है, ठीक है, सुधारात्मक होता है,
प्रगति दर्शाता है। इस कारण से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन शिक्षा सुधार का साधन है, दंड का नहीं, है ना, दंड का नहीं। हर एक बात जो है इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को अच्छे से लेकर यहाँ पे चलना है। ठीक है दोस्तों, सारी बातों को नोट डाउन करते चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कक्षा में अगर आप लोगों को अनुशासन बनाए रखना है तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, है ना। दंड दोगे आप लोग, बच्चे अगर मस्ती कर रहे थे तो भय उत्पन्न करोगे, क्या है? दंड देना नेगेटिव है, भय उत्पन्न करना नेगेटिव है। रोचक शिक्षण करना, ये रोचक वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड है, यही राइट आंसर होगा। कठोर नियम बनाना, कठोर जो होगा आपका नेगेटिव वर्ड है, देखते ही आप लोगों को क्या करना है? काट देना है। ठीक है, तो रोचक शिक्षण करना। अब देखो व्याख्या में देखोगे आप लोग आसानी से समझ जाओगे। जब कक्षा रोचक होती है तो बच्चे स्वतः ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, अनुशासन बना रहता है और बीच बीच में जो है हंसी मजाक करते रहना चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छे से और सरल तरीके से हर एक बातों को समझ सके दोस्तों। ठीक है, अब चलिए यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक है, गतिविधि रोचक शिक्षण के साधन क्या है देख लेते हैं। हो सकता है इससे क्वेश्चन बना दे, रोचक शिक्षण, है ना। गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी, चित्र, स्मार्ट क्लास जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और प्रश्नोत्तर विधि, ताकि प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कर रहा हूं मैं, स्मार्ट क्लास भी, चित्र का भी मैंने उपयोग किया, कहानी बता बता के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और गतिविधि आधारित मेरी शिक्षण प्रणाली भी है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों का पूरा फाउंडेशन तैयार किया। फाउंडेशन से जो है क्वेश्चन बनते कैसे है, मैंने उन सारी चीजों को आप लोगों को बताया। अब देखो, अच्छा शिक्षण स्वयं अनुशासन स्थापित करता है, आप लोगों को किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक शिक्षक है ना, आप भी भावी शिक्षक हो, तो जब आप विद्यार्थी थे, है ना, जब आप विद्यार्थी थे तो आपका जो टीचर है आपके साथ कैसा व्यवहार करता था, या आपको लगता होगा कि इस टीचर को ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या हम लोगों को मारना नहीं चाहिए था, नहीं तो मैं मैथ्स में कमजोर नहीं होता और अच्छे से पढ़ लेता, नहीं तो मैं साइंस में कमजोर नहीं होता, मेरा फिजिक्स अच्छा होता, ऐसा लगता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, कठोर होना चाहिए क्या? नहीं, नेगेटिव है। उदासीन मतलब निरस्ता है उसमें? नहीं। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, है ना, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर होगा, पॉजिटिव वर्ड। क्रोधपूर्ण होना चाहिए? नहीं, काट दो देखते ही, है ना। आशा करता हूं दोस्तों आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा, किस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। शिक्षण अभिरुचि है क्या? धीरे धीरे बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि डीएलएड बीएड में आप लोग इसी को ही पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या, क्योंकि वही बचा है थोड़ा सा। शिक्षक को बच्चों की समस्याओं, भावनाओं और परिस्थितियों को समझना चाहिए। ठीक है, शिक्षा, एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों की परिस्थिति, है ना, उसकी मानसिक जो क्षमता है, उनकी भावनाएं हैं, उन सारी चीजों का वहां पे सम्मान करना चाहिए। और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक कैसा होता है? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाता है ना, भय कम करता है, ठीक है, सकारात्मक वातावरण बनाता है, वही एक असली शिक्षक है। वो है ना, बस नौकरी पा लिया और पेमेंट बस चाहिए, आराम से कुर्सी गर्म करना है, वो शिक्षक नहीं है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा प्रेम और समझ पर आधारित होनी चाहिए, भय पर नहीं, है ना। आशा करता हूं दोस्तों हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कीजिए। फाउंडेशन मैंने आप लोगों को बताया, आप बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से, मजेदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।